दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, आज इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट की, सॉलिड और सॉल्यूशन का मॉक टेस्ट, और उस टेस्ट की क्या एक्सप्लेनेशन होगी, क्या आंसर होंगे, क्या सोल्यूशन होगा। आइए हम बात करते हैं सॉलिड और सॉल्यूशन के मॉक टेस्ट। बच्चों, आइए हम सीखते हैं सॉलिड और सॉल्यूशन का एक मॉक टेस्ट, और इस मॉक टेस्ट के अंदर हमने किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए, क्या आपके आंसर थे। ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमने मॉक टेस्ट दिया था सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इनके क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में कई बार गलती होती है, मिस्टेक होती हैं। तो बड़े ध्यान से मैं आपको मेथड बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। जरा यहाँ मेथड जान लीजिए। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हम जानते हैं डेल्टा टीएफ, टी नॉट माइनस टीएफ, इस तरह से होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी हमें टीएफ निकालना है। 15 ग्राम ऑफ NaCl, अगर NaCl आ गया तो वांटो फैक्टर जरूर आएगा। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू I KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना होगा, तब जाके बात बनेगी। 250 ग्राम वाटर दिया गया है, 15 ग्राम NaCl है, KF आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा TF निकालने की बात करेंगे तो NaCl 2 आयन में टूटता है, I की वैल्यू 2। देखो I वहां पर लेना ही लेना है जहां सॉल्ट दिया गया, एसोसिएशन कहा गया या डिसोसिएशन। NaCl तो एक वेल नोन सॉल्ट है, तो इसकी तो वैल्यू लेनी ही लेनी है। 1.86 हो गया KF की वैल्यू, और वेट ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम इंटू 1000 हो गया, और मॉलिक्यूलर मास आपके पास 58.5 हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 हो गया। बस यहाँ से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर लो, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो हम इस वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हम टीएफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, ये मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने किया था आपको। 2 एलिमेंट A and B form compound having molecular formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 whereas 1 gram of AB4 lowers by 1.3। KF दिया गया है। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A and B। हमारे बोर्ड एग्जाम में CBSE में ये क्वेश्चन कई सालों तक आया है। इवन हम कहीं 4 साल में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये NCERT में नहीं था, जब ये पहली बार आया ना एग्जाम में, उस वक्त NCERT में नहीं था। लेकिन जब ये एक बार एग्जाम में आ गया, उसके बाद NCERT का पैटर्न चेंज हुआ, फिर ये NCERT के अंदर भी क्वेश्चन आया था। वक्त को तो बदलते हुए देखा है। 1998 से लेके अभी तक पढ़ाते हुए, आप अंदाजा लगा लीजिए कितने साल हो गए, अभी तक पढ़ाते हुए हमने वक्त को बदलते हुए देखा है। तो ये क्वेश्चन पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए काफी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखिए क्या करना है, आपको एटॉमिक मास AB निकालना है, तो आपको एक बार AB2 दिया हुआ है। पहले आप AB2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी दी गई है, तो उसका फार्मूला डेल्टा TF KF वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले की हेल्प से आप दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। यहाँ पर वांटो फैक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं कि इसमें क्यों नहीं करेंगे। पहली बात देखो, क्या कोई सॉल्ट कहा है आपको? यहाँ सॉल्ट नहीं कहा। क्या न्यूमेरिकल में कहीं ये कहा है कि एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ? ऐसा भी कहीं नहीं कहा। तो आप वांटो फैक्टर क्यों लेंगे? हरगिज नहीं। आप पहले क्या करेंगे, AB2 का मॉलिक्यूलर मास पहले किस तरह से देखो, AB2 ये रहा। When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3। यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF AB2 के लिए दिया गया है 2.3, और फिर KF की वैल्यू 5.1 स्टेटमेंट में गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम दिया हुआ है आपको, इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ रखा,
वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है, कितना है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। इस तरह से आपने यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। सपोज x आ गया, कैलकुलेशन करेंगे आप, मैं आपको फटाफट इसमें बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर AB4 है, AB4 के केस में भी सेम डेल्टा TF देखो 1 ग्राम ऑफ AB4 ये 1.3, डेल्टा TF यहाँ 1.3 हो गया, KF 1.5 हो गया, वेट ऑफ AB4 आपका 1 है इंटू 1000 हो गया, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इंटू 20 ग्राम सॉल्वेंट आपको गिवन है। तो लेट यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आ गया, Y आपका आ गया। अब अगर आपको AB2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो जनरल मेथड क्या होता है? मेथड ये तो होता है ना कि एटॉमिक मास ऑफ A प्लस एटॉमिक मास ऑफ B इंटू 2, यानी A का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू B का एटॉमिक मास इज इक्वल टू इनका मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपने यहाँ निकाला x। ऐसे AB4 देखो, A का एटॉमिक मास प्लस 4B का एटॉमिक मास, और ये कितना आ गया Y। बस इनको इक्वेशन को आपने इक्वेट कर देना है, A और B की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे A कैंसिल आउट हो जाएगा, B की वैल्यू आएगी, फिर उसे किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपके पास A का एटॉमिक मास आएगा। इस तरह से करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भी दोनों न्यूमेरिकल जरूर हैं, लेकिन आप में से 99% बच्चे I की वैल्यू को रखना यहाँ भूलते हैं और उनका ये न्यूमेरिकल गलत होता है। आपने ऐसा गलती नहीं करनी, नहीं भूलना। व्हाट आर जियोट्रॉप एंड व्हाट आर एजियोट्रॉप बताया था। जियोट्रॉप क्या होते हैं? जियोट्रॉप का मतलब ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएं, और एजियोट्रॉप जो डिस्टिलेशन से सेपरेट ना हो। एजियोट्रॉप की टाइप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद रखिएगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए इतना लिख दो, लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है थोड़ा बहुत बता दो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होते हैं। रिवीजन क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आप बता देंगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगेन इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अपने एग्जाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपसे होते हैं नहीं होते, नहीं तो समझ लीजिए। Which colligative property is responsible for determination of molecular mass of polymer? कितनी colligative property है? 4। एक, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure। अब एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, इनमें हमें हीटिंग या कूलिंग करनी पड़ती है। और पॉलीमर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ये जब हीट करते हैं, कूल करते हैं, टूट जाते हैं, और इस वजह से वहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इतना कम आता है जिसको एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमने अपने नोट्स के अंदर भी, कैप्सूल कोर्स के अंदर भी दिया हुआ है, ऑनलाइन क्लास में बताया, रिवीजन क्लास में बताया, जहां जहां पढ़ाई चल रही है वहां हर जगह बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह से मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए पॉलीमर्स का खास तौर पे। डिफाइन वांटो फैक्टर। वांटो फैक्टर का सीधा सा फार्मूला I इज इक्वल टू कितने आयन आपको मिलते हैं डिसोसिएशन पे डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, ये आपको बताया है हर तरह से। NO2 CO3 कैसे टूटता है? ट्वाइस Na पॉजिटिव CO3 -2। तो यहाँ पर इनिशियल 1 कितने आयन मिले? 3, तो नंबर ऑफ आयन ऑब्टेन 3, इनिशियल 1, तो इसका वांटो फैक्टर कितना हो जाएगा? 3, ये इसका जवाब आएगा। ये C12H22O11, C12H22O11 टूटता ही नहीं है क्योंकि ये तो कार्बोहाइड्रेट है, आयनाइज नहीं होता, जैसे था वैसा ही बना रहेगा। अब बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं टूटता ही नहीं है, वांटो फैक्टर क्या हो गया? 0। नहीं, 0 क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल देखना कितने हैं? 1, इनिशियल कितना? 1, 1 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 1, तो हमारे इस पार्ट का जवाब 1 आएगा। K4FeCN6 ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और हमें पता होगा इस तरह से इसका डिसोसिएशन होता है 4K पॉजिटिव FeCN6 और ये -4, और इस तरह से हम देख पाएंगे 5 पार्टिकल मिले तो इसका वांटो फैक्टर 5 रहेगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, पता भी होना चाहिए। साथ साथ जब तक लिख के नहीं करोगे ना, ये सोचोगे हाँ भाई देख लिया हो गया, बच्चों एग्जाम में भूलते ही हो। मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चा, हाँ कुछ बच्चे डेफिनेटली वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको याद रहता है, लेकिन मैक्सिमम केस में गलती हो जाती है। गलती को अवॉइड करने के लिए साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, भूलो नहीं। Now, what care should be taken during intravenous injection? याद है आपको मैंने क्या बताया था? हाँ, ये बताया था ना कि भाई इंट्रावेनस इंजेक्शन, जब इंजेक्शन वेन में लगाओ तो सुई सही होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं बताया था। आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आप
जो लिक्विड ले रहे हैं इंजेक्शन में और जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो लिक्विड है इंजेक्शन में, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, वो आइसोटोनिक होने चाहिए, ताकि ना तो एक्सो ऑस्मोसिस हो ना ही एंडो ऑस्मोसिस हो। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। Why helium is used in oxygen cylinder for deep sea diving? ये भी आपको बताया था। डीप सी डाइवर, जो डाइवर समुद्र में जाते हैं, पहले वहां नाइट्रोजन गैस मिक्स करते थे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब वो ऊपर आते थे तो नाइट्रोजन उनकी नर्व एंडिंग पे जमा हो जाती थी, जिससे बैंड जैसी बीमारी, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी होना, इस तरह की चीज होते थे। इसे बैंड कहते हैं, BEND, बैंड्स कहा जाता है। लेकिन फिर हमने देखा कि अगर हम उसमें हीलियम को डाल दें, हीलियम इनर्ट गैस है, ये किसी भी तरह से नर्व एंडिंग पे नहीं जमा होती और इस तरह से वहां पर सी डाइवर्स को बचाया जा सकता है। तो आप कहेंगे हीलियम डज नॉट कॉज बैंड, हेंस इट इज यूज्ड इन ऑक्सीजन। अगर 1 नंबर में आए तो इतना बोले, अगर 2 नंबर में आए तो ये बता दें कि भाई N2 वहां पर बैंड कॉज करता था, जो कि एक तरह से लीथल प्रॉब्लम थी, लेकिन हीलियम ऐसा नहीं करता। डिफाइन फॉलोइंग। पहला है क्रीनेशन। हमें क्रीनेशन पता होना चाहिए, क्या होता है। ये आपके पास एनिमल सेल है, बाहर कंसंट्रेटेड लिक्विड है, एनिमल सेल के अंदर डाइल्यूट लिक्विड है, तो होता क्या है, सेल में से लिक्विड बाहर आ जाता है, सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, इसे हम क्रीनेशन कहते हैं। So we can say shrinking of a cell due to the exoosmosis when cell is placed in a concentrated solution। जो डेफिनेशन बताई है दोबारा सुनो बेशक से उसको, लेकिन यही डेफिनेशन लिखना। हीमोलिसिस में क्या होता है, जब हम सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं, बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट, तो लिक्विड अंदर आता है, दीवारों पे प्रेशर लगाता है, पहले सेल का साइज बढ़ता है, फिर सेल बस्ट हो जाती है, इसे हीमोलिसिस कहा जाता है। सो बस्टिंग ऑफ ए सेल ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, इसे हम हीमोलिसिस के नाम से पहचानते हैं। आइसोमेटिक सॉल्यूशन बताया था, आइसोटोनिक को, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है उन्हें आइसोमेटिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। डिमैलिटी किसे कहते हैं आपको बताया था, मोलैरिटी एट 0 डिग्री, और बेटर वे में ये रहेगा कि आप इसको ऐसे बताएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे डिमैलिटी कहते हैं। यहीं पर आपसे कह सकते थे कि भाई डिफाइन 1 डीमल सॉल्यूशन। 1 डीमल का मतलब क्या हुआ, जिसकी डिमैलिटी 1, और डिमैलिटी 1 का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, 1। तो आप कहते 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री, उसे हम 1 डीमल सॉल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। बता दिए मैंने बहुत सारी बातें आपको, इनको याद रखने की जरूरत होगी ध्यान से। 9th क्वेश्चन, What is meant by positive and negative deviation from the Rolle's law? आपको सिखाया था हमने कि पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, जब partial pressure is found to be greater than expected from the Rolle's law, and और एक दूसरे केस में partial pressure is found to be less than expected from Rolle's law। रिवीजन क्लास के अंदर भी कराया था, यहाँ विद ग्राफ आपने इसका जवाब देना होगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन, इतना, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट के दिया गया है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, प्रेशर दिया गया है, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू K इंटू P, बस इस हम जानते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy। हमें पता है एक Sr+2 को डालेंगे तो 2 सोडियम बाहर निकलेंगे, यानी एक Sr+2 एक कैटायन वैकेंसी शो करता है। एक Sr+2 एक कैटायन वैकेंसी शो, क्योंकि देखो एक जगह सोडियम है, Sr+2 डाला, एक Sr+2 ने 2 सोडियम बाहर निकाल दिए, एक की जगह तो स्ट्रोंशियम आ गया, लेकिन एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो एक Sr+2 एक वैकेंसी क्रिएट करता है, 2 आयन को रिमूव करता है, लेकिन एक की जगह पे खुद आता है और एक वैकेंसी बनती है, याद रखो। तो बस मोल के हिसाब से निकाल दो, तो आप कह सकते हो अगर 100 मोल है तो वहां पर वैकेंसी कितनी है, 10⁻³ अगर 1 मोल है और 1 मोल में पार्टिकल कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर, बस यहां से सॉल्व कर लो। ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, ये 10⁻³ है, ये डिवाइडेड बाय 100 है, यहां से सॉल्व कर लो, आपका जवाब आपके पास आ जाएगा, तुरंत होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं होगा। अगला देखो, a group 14 element is to be converted into n type of semiconductor by doping with suitable impurity, to which group should this impurity belong। आपका एलिमेंट है ग्रुप 14 का, आपको सिखाया था हमने कि अगर हायर ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं तो वहां पर एन टाइप बनता है, अगर लोअर ग्रुप का डालते हैं तो पी टाइप। तो अगर ग्रुप 14 में आप ग्रुप 15 का एलिमेंट डोप करा दो या ग्रुप 16 का, वहां एन टाइप बनेगा, और अगर ग्रुप 13 का कराते तो वहां पी टाइप बनता। तो इसका जवाब होगा ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट, ये जवाब हो जाएगा।
वाई विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की, आपको बताया था ये अमरफस सॉलिड होते हैं। अमरफस सॉलिड में डे हीटिंग नाइट कूलिंग, डे हीटिंग नाइट कूलिंग एनिलिंग कहा जाता है, और इस एनिलिंग की वजह से ग्लास में अमरफस करेक्टर आ जाता है और वो मिल्की लगने लगते हैं। तो आप कहेंगे ड्यू टू डे हीटिंग एंड नाइट कूलिंग ग्लास एक्वायर क्रिस्टलाइन करेक्टर, और इस वजह से वहां पर ये मिल्की दिखता है। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? आपको सिखाया था पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कि परसेंटेज स्पेस या फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है पार्टिकल से, उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और फेज सेंटर क्यूबिक का तो मैंने एक्सप्रेशन भी आपको डिराइव करना बताया था, किस तरह से एक्सप्रेशन डिराइव होगा। नेम द स्टोइशियोमेट्री, इस क्वेश्चन में गलती बच्चे करते ही हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई आपको स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बताना है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है जहां डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद रेशियो में बदलाव नहीं आता। डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद रेशियो में बदलाव नहीं आता, उसे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर डिफेक्ट से पहले कैटायन एनायन 1:1 है तो डिफेक्ट के बाद भी 1:1 ही रहेंगे, ध्यान रखो। तो किस स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है? आपको याद होगा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर कैटायन एनायन चले जाते हैं तो वहां पर डेंसिटी डिक्रीज होती है। नो चेंज इन डेंसिटी, ये बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में पार्टिकल अंदर ही अंदर रहते हैं, रेशो बदलता नहीं। नो चेंज इन डेंसिटी। इंक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी भी मैं आपको रिवीजन क्लास में बता चुका हूं कि जब आप लोअर एटॉमिक मास वाले पार्टिकल को रिप्लेस करा दें हायर एटॉमिक मास के पार्टिकल से, जब आप लोअर एटॉमिक मास के पार्टिकल को हायर एटॉमिक मास से रिप्लेस करा दें तो ऑब्वियस सी बात है वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी वहां पर बढ़ेगी। सो यू कैन से व्हेन the lower atomic mass host element is replaced by higher atomic mass incoming element guest element, तो वहां पे डेंसिटी बढ़ती है। तो इस तरह से बच्चों ये था आपका एक मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर लिखना है, मैंने टू द पॉइंट डिक्टेट किया। ऐसे लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लिखने की कोशिश वैसे ही करो जैसे बताया गया। सॉलिड और सॉल्यूशन चैप्टर का मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि आंसर को कैसे लिखना है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। ऑल द बेस्ट।